हेलो स्टूडेंट्स, कौटिल्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं दर्शित जैन। हमारा इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक चल रहा था, बजट, उसी से रिलेटेड हमने लास्ट जो बातें हुई थी हमारी, वो टैक्स से रिलेटेड हुई थी। टैक्सेशन को हमने देखा। टैक्सेशन में हमने एक दो चीजें यहां पर देखी थी, जिसमें से अगर हम बात करें तो दो टाइप के टैक्स पर हमारी चर्चा हुई थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। We have discussed about two types of taxes, basically direct and indirect. Direct tax पर we have already seen a lot of thing in the last previous in the last lecture, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होगा, इट इज समथिंग रिलेटेड विद दीज टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, आयकर से संबंधित। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। हमने इनकम टैक्स के स्लैब भी देखे थे कि किस तरह से इनकम टैक्स के नए स्लैब बने हुए हैं, कैसे इनकम टैक्स काम करता है, कौन इसको कलेक्ट करता है। ठीक, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ज्यादा। तो इस तरीके का एक टैक्सेशन स्लैब इंडिया में बना हुआ है, जो न्यू टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो 2023-24 का जो बजट रिलीज हुआ था, ड्यूरिंग दैट बजट इंडिया में न्यू टैक्स रिजीम को शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो इंडिया में न्यू टैक्स रिजीम थी 2023-24 के बजट में इसको रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ इस तरीके से टैक्सेस की बात की गई थी, 0 to 3, ठीक है, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 और 15 प्लस। ठीक है, ये सब लैक्स में अमाउंट है, ये सब लैक्स में अमाउंट है, 0 to 3 लाख। ठीक है, हमने यहां पर बोला था कि नो टैक्स है। 3 से 6 पे 5%, देन 10%, देन 15%, देन 20% एंड देन 30%। इस तरीके का एक टैक्स स्लैब रिलीज किया गया था ड्यूरिंग द बजट सेशन इन 2023-24 में। तो ये एक नई टैक्स रिजीम थी। जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी सी अलग थी। वहां पर 0 to 5 लाख तक का एक लिमिट दिया हुआ था, 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख दैट इज अप टू 5% के स्लैब में आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आपको देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रिजीम है नया वाला, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स की हमारी बात हो चुकी थी। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हम अल्टीमेटली क्या समझ लें? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जो हमसे किसी भी तरीके से डायरेक्ट फॉर्म में हमारी इनकम से नहीं लिया गया, इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके के एक्सपेंस के थ्रू अगर हमसे कोई किसी तरीके का टैक्स लिया गया, तो वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट बनेगा। जैसे कि सपोज करिए, आप मार्केट में गए, आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो एक तरीके से कंपनी है या जो भी मैन्युफैक्चरर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसे जो जीएसटी पे किया है, दैट पर्टिकुलर जीएसटी इज कम्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी। यानी कि अगर मैं कुछ भी ऐसा जो अपनी इनकम से ना देकर इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता हूं, उस फॉर्म में अगर गवर्नमेंट को किसी तरीके का चार्ज पे कर रहा हूं, तो इन दैट केस दैट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में दो नाम आते हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कुछ कुछ केसेस में या इन जनरल अगर हम बात करें तो जीएसटी, इसको ये और कस्टम ड्यूटी, ये दोनों एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स माने जा सकते हैं। ठीक है, इन 99% ऑफ केसेस हम इनडायरेक्ट टैक्स में इन्हीं दोनों की बात करेंगे, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की। ठीक, एक तो जीएसटी हो गया, एक दूसरा कस्टम ड्यूटी हो गया। अब यहां पर आप ये देखिए, जीएसटी का मतलब आप भली भांति जानते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ टैक्सेस इंक्लूडेड है, जस्ट लाइक कि कोई किसी तरीके का, एक तो सर्विस टैक्स हमारा हो गया, उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स हमने यहां पर देख लिया, वैट यहां पर आ जाएगा,
एक्साइज ड्यूटी यहां पर आ जाएगी, एक्साइज ड्यूटी यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा भी जो भी और किसी तरीके का जो अगर टैक्स लगना होगा तो वो पर्टिकुलरली इसके अंदर इस तरीके से काउंट हो रहा है। सॉरी, इसको हम सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेट और एक्साइज ड्यूटी। वीएटी का मतलब हो गया यहां पर वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वीएटी वेट वैल्यू एडेड टैक्स। ये जनरली जितनी भी टैक्सेस हैं ये सब किस में काउंट हो जाएंगे, जीएसटी के अंदर चले जाएंगे। सिर्फ एकमात्र कस्टम ड्यूटी ऐसा होगा जो इसमें काउंट नहीं आएगा, ठीक है। ये कस्टम ड्यूटी जनरली जीएसटी का पार्ट नहीं बनता, अलग से होता है। यहां पर अगर हम एक एक करके इनको देखें, जैसे सर्विस टैक्स, पर्टिकुलरली पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो किसी भी पर्टिकुलर गुड या किसी भी सर्विस पर एक सर्विस टैक्स हमसे लिया जाता था, जो कि आज की डेट में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कहीं आपसे जीएसटी और सर्विस टैक्स दोनों अलग अलग रूप में लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति को, उस फर्म को बोल सकते हैं कि आप दोनों टैक्स एक साथ चार्ज नहीं कर सकते। या तो क्या चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज होगा, या फिर चार्ज क्या होगा, सर्विस टैक्स चार्ज होगा। दोनों एक साथ चार्ज नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें, एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए आप किसी मेले में गए, मूवी देखने गए, पर्टिकुलरली जैसे कहीं घूमने जा, तो एक जनरल एंटरटेनमेंट के पर्पज से, एंटरटेनमेंट के पर्पज से जनरली मूवीज में सबसे ज्यादा चलता है। हम जब किसी थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हैं, या आप कहीं सपोज करिए किसी वाटर पार्क में गए, ठीक है, एक्सेल वर्ल्ड वगैरह कहीं गए, तो वहां जो पर्टिकुलर आपसे टैक्स लिया जाता है दैट इज नोन एज एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर हम जिसको बोलते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स ही हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वीएटी वैट क्या होता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों के मन में कि व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स या वैट। देखो, आपने वैल्यू एडेड, इस वर्ड्स का, इस वर्ड के मीनिंग से हम इसको समझते हैं वैल्यू एडेड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू में अगर कोई एडिशन होता है, कोई नया एडिशन हुआ और उस एडिशन की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो गई, तो वो टैक्स, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। एज एन एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज करिए एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन उसकी वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए का प्रोडक्ट था, 5 रुपए का प्रोडक्ट है। हम मान लेते हैं 5 रुपए का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमने 1 रुपए वेट लगा दिया, तो वैल्यू क्या बन गई, नई वैल्यू बन गई 6 रुपए। ये 6 रुपए वैल्यू किसके पास गई, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी क्या किया, इसके ऊपर अपनी तरफ से 1 रुपए का टैक्स लगा दिया, अपना जो भी वेट बनता था वो लगाया, वैल्यू बन गई कितनी, 7 रुपए हो गई। अब ये 7 रुपए वैल्यू गई होलसेलर के पास में, होलसेलर ने भी इसके ऊपर 1 रुपए टैक्स लगा दिया, 8 रुपए वैल्यू गई रिटेलर के पास में। और मान लीजिए अगर मैं कह देता हूं कि रिटेलर की तरफ से भी इसके ऊपर 1 रुपया टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा, तो वैल्यू बन गई इसकी 9 रुपए, ठीक है। अब 9 रुपए वैल्यू बन गई, तो ये 9 रुपए वैल्यू किसको जाएगी, कंज्यूमर को। तो जो चीज 5 रुपए की थी वो मार्केट में 9 रुपए में बिक रही है, लगातार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 5 से 6 होगी, 6 से 7 होगी, 7 से 8 होगी, 8 से 9 हो गई। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में लगातार होने वाला कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वो चेंज, उसके ऊपर जो टैक्स आपसे लिया जाएगा दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू में अगर लगातार कोई चेंज होता जाए, प्रोसेसिंग गुड होना चाहिए वो, लेकिन उस प्रोसेसिंग गुड में जो भी टैक्स लिया जाएगा दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे कि होटल है, कोई किसी तरीके का आप रेस्टोरेंट खाना खाने गए, वहां पर जनरली वेट चार्ज किया जाता, वहां पर जनरली क्या होता था, वेट चार्ज होता था, जीएसटी चार्ज लगेगा इसके अंदर, अभी जो जीएसटी जाएगा उसके अंदर। जैसे कि आप होटल्स वगैरह में खाना खाने गए तो आपसे 5% जीएसटी, 5% जीएसटी ऑन होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ठीक है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो होते हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी का स्लैब जनरली वैलिड होता है। अब यहां पर समझो आप इसको कि इस 5% में ये सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा होगा तो वैट लग जाएगा। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क का मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर लगने वाला सबसे पहला टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर
लगने वाला सबसे पहला टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। सपोज करिए अ, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना, ठीक, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य जो था वो ये था, पर्पस जो था कि ताकि हम जो डिमांड है मार्केट में उस डिमांड को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं इस गुड का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी है वो ट्रेड भी मैं करूंगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर या उसके साथ में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब आपने बनाया है तो उस पर जो फर्स्ट टैक्स लगाया जा सकता है, फर्स्ट यानी कि प्रोडक्शन पर, फर्स्ट टैक्स ऑन प्रोडक्शन, दैट कैन बी कॉल्ड एज, इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी मान लूंगा। ये मेरा एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। फर्स्ट टैक्स ऑन प्रोडक्शन, किसी भी उत्पाद पर लगने वाला जो पहला शुल्क होता है उसको, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये ड्यूटी है, शुल्क लिया जाता है, एज अ चार्ज लिया जा रहा है, टैक्स नाम नहीं दिया जा रहा है इसको, शुल्क नाम ये दे दिया यहाँ पे। तो इन सबको किस में मर्ज कर दिया गया, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, दैट इज बेसिकली नोन एज कस्टम ड्यूटी। जैसे सपोज करिए अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो है वो फॉरेन से इंडिया में आया, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज हो सकती है। कोई प्रोडक्ट इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में गया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज हो सकती है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका किसी भी रास्ते हो सकता है, चाहे वो एयरपोर्ट रूट से हो रहा हो, चाहे वो शिपिंग रूट से हो रहा हो, चाहे एयर रूट से हो रहा हो, चाहे सड़क रूट से हो रहा हो, रोड रूट से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात चल रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडेड होती है जीएसटी में से। कभी भी आप ये समझिएगा, अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन, अगर एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अगर हमारे सामने बन रहा है कि इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी का हिस्सा नहीं होता या जीएसटी का भाग नहीं होता, तो हम वहां पर डायरेक्टली कस्टम ड्यूटी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंदर नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो सब आएंगे लेकिन कस्टम ड्यूटी यहां पर नहीं आएगा। ठीक, अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कि इसकी जीएसटी को लेकर, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि व्हाट डज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड विद द वर्ड जीएसटी, तो इसकी भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। अगर इसको थोड़ा सा हम अगर देखें, अगर इसकी स्थापना से रिलेटेड बात करें, वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू किया गया, स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, जुलाई 2017। ठीक, जो इस पर एक्ट बना दैट इज जीएसटी एक्ट 2016, जीएसटी एक्ट 2016। जो कमेटी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन द केस ऑफ जीएसटी, दैट कमेटी इज बेसिकली नोन एज विजय केलकर कमेटी। ठीक है, विजय केलकर कमेटी, दैट विजय केलकर कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 2006, 2005 2006 में इस कमेटी को बनाया गया था, विजय केलकर कमेटी को। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आगे हमारे पास में जो जीएसटी है उसको लागू किया गया है। ठीक है, तो विजय केलकर कमेटी, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, अगर हम बात करें फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो हम फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया जनरली किसको मानते हैं, यहाँ पर हम यहाँ नाम लिखेंगे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी,
ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नाम क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सन 2000 में, सन 2001 2000 में सबसे पहले भारत में जीएसटी की बात की थी। उस समय भी जीएसटी पर चर्चा हुई थी कि क्या एक ऐसी कोई कर प्रणाली है, किसी कोई कर व्यवस्था हो सकती है, ऐसी कोई टैक्स पॉलिसी हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग हम जितने भी और जो मिक्स टैक्सेस होते हैं, दूसरे अन्य टैक्सेस होते हैं, उन सबको क्या कर दें, मर्ज कर दें, मिला दें। तो उस समय कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या हम कह दें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ये पॉलिसी तब पास नहीं हो पाई। 2005-2006 में भी इसकी बात हुई, लेकिन तब भी कुछ कुछ इश्यूज थे, तब भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रिकमेंडेशंस क्लियर नहीं थी। उन रिकमेंडेशंस के चलते ये पॉलिसी तब भी नहीं बन पाई। देन उसके बाद में जब 2014 भारत में सरकार चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, दोबारा वापस से जीएसटी की मांग उठी, दोबारा वापस से जीएसटी की बात आई भारत में, और 2016 में एक अधिनियम जीएसटी एक्ट बना 2016। उसी एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ये हमसे जीएसटी बनाया गया था। ठीक है, ठीक। तो कमेटी, विजय केलकर कमेटी और अटल बिहारी वाजपेयी को हमने इसका जीएसटी का फाउंडर मान लिया इंडिया में। फर्स्ट कंट्री की अगर बात करें तो फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी की सबसे पहले इंडिया में बात की थी, सॉरी इंडिया इन द सेंस वर्ल्ड में बात की थी, दैट वाज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वो पहला देश था, ध्यान रखिएगा, जिसने जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। तो फर्स्ट कंट्री दैट इज फ्रांस। इंडिया की हम बात करें, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास जीएसटी बिल, first state in India to pass GST bill, that was असम। ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल पास किया था वो राज्य था असम। असम की सरकार सबसे पहले जीएसटी बिल को पास करने वाली राज्य सरकार बनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो असम इज द फर्स्ट स्टेट। हम अगर स्टेट पे बात कर रहे हैं तो जीएसटी रेगुलेटर, जीएसटी रेगुलेटर की अगर हम बात करें इंडिया में तो दैट इज, हम मान सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इसको हम जीएसटी रेगुलेटर मान रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी मैनेजर, ठीक है, जीएसटी मैनेजर, जीएसटी को मैनेज करने का काम किसके पास में है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को मैनेज करने के लिए जिस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया हुआ है दैट इज जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अब ये जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद, इसके अध्यक्ष के रूप में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑलवेज द चेयरपर्सन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी के साथ अगर कलेक्टर की बात करें, जीएसटी कलेक्शन, तो ये डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा? जीएसटी जो कलेक्शन होता है ये डिपार्टमेंट सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। तो दिस इज द जीएसटी कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जीएसटी को कलेक्ट करने का कंप्लीटली काम करता है। ठीक, जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात की जाए तो इंडिया में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई थी या किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो थे श्री अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन वॉज द जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर, इनको नियुक्त किया गया था। उसके अलावा अगर हम टैगलाइन की बात करें, जीएसटी की जो पर्टिकुलर टैगलाइन है दैट इज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स, दिस इज द बेसिक टैगलाइन ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो हम जनरली 3 टाइप जीएसटी के देखते हैं, समझते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, 3 तरीके के जीएसटी की हम जनरली बात करते हुए चलते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब हम यहां पर देखते हैं स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब हम यहां पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेट करना, यानी कि मिलाना, मिक्स करना। अलग अलग राज्यों के द्वारा जो कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, उसे एक साथ ले लेना, उसे एक साथ इंटीग्रेट कर लेना, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए, अगर जैसे जनरली आपने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि इंटर स्टेट जीएसटी और इस तरीके का जीएसटी, तो ये वैसा सा ही कुछ है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक जगह पर बना है, ठीक है, किसी एक स्टेट में बना है, जैसे सपोज करें हम इस मार्कर की बात करें, इस पेन की बात करें, दैट पेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, लेट्स सपोज महाराष्ट्र, बट इसको हमने सेल कहां किया, मध्य प्रदेश में सेल कर दिया। बना कहां पर है, महाराष्ट्र में बना, और सेल कहां पर हो गया, मध्य प्रदेश में सेल हो गया। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हुआ, तो इसके ऊपर जो टैक्स का सिस्टम लगना चाहिए, जो टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए, वो टैक्स कौन सा होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। उस केस में इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि 2 तरीके के केस बन गए। 2 तरीके के केस क्या बन गए, केस नंबर 1 तो आपका बना कि जहां पर कौन कौन एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों एप्लीकेबल होंगे। और दूसरा केस क्या बन जाएगा हमारा, कि केवल कौन एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी, केवल आईजीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है, अब जब सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहे हैं तो 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी, और जब आईजीएसटी लग रहा है तो 100% ही ये लग जाएगा। जैसे कि सपोज करो, इनका जो रूल है इंडिया में, वो रूल किस तरीके का है कि यदि किसी प्रोडक्ट पर हमने 10 रुपए का टैक्स लिया, मानते लेट सपोज 10 रुपए टैक्स लिया, ठीक, तो 10 रुपए में से क्या होगा, 5 रुपए जो है वो सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार के पास होंगे, केंद्र सरकार के लिए होंगे, और 5 रुपए उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होंगे, राज्य के लिए होंगे। 5 रुपए केंद्र सरकार के पास गए और 5 रुपए राज्य सरकार के पास गए। दूसरी तरफ अगर आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, तो वो 100% यानी कि 10 के 10 रुपए किसके पास जाएंगे, केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, सीजी के पास ही जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो चला गया, लेकिन क्या होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे सपोज करिए अगर हमसे पूछा जाए कि सारा का सारा जीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्शन कौन कर रहा है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब जब सारा टैक्स ये कलेक्ट कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कह देंगे कि जितना भी जीएसटी कलेक्शन इंडिया में होता है, वो सारा जीएसटी कलेक्शन किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा। पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो केंद्र सरकार के पास आएगा। देन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च के बाद में, 31 मार्च से पहले आसपास जब बजट आने वाला होता है, उस समय वो राज्य सरकारें अपने टैक्स का जो परसेंटेज डिमांड होता है, वो परसेंटेज डिमांड केंद्र सरकार से मांग लेती है। जैसे सपोज करिए मध्य प्रदेश के टैक्स कलेक्शन के अंदर हम कहते थे कि लेट सपोज 50 करोड़ जीएसटी आना चाहिए था, 50 करोड़ का जीएसटी एमपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। अब ये 50 करोड़ की जीएसटी लेट सपोज 500 करोड़ मान लीजिए, 50 करोड़ कम हो जाएगा, 500 करोड़ लेके चलते, 500 करोड़ का जीएसटी आना चाहिए। अब ये 500 करोड़ क्या हो जाएगा, ये 500 करोड़ कलेक्ट तो कौन करेगी, केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये 500 करोड़ की डिमांड
स्टेट गवर्नमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो चाहिए, वो पैसा हमें आप दे दीजिए। तो वो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है फिर। तो अल्टीमेटली चाहे केस 1 हो चाहे केस 2, चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी हो, तीनों को अल्टीमेटली कलेक्ट तो कौन करेगा? केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना इसमें कि जीएसटी का कलेक्शन अगर एसजीएसटी लिखा है तो राज्य सरकार कलेक्ट करती है क्या? नहीं करती। सारा जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने अपने राज्यों को या जिन जिन राज्यों का जितना जितना परसेंटेज बनता है, जो भी डिविडेंड उनका बनता है, जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स उनका बनता है, उतना पैसा उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी काउंटिंग की जाती है। ऐसे नहीं कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से जब चाहे जब टैक्सेस ले लेंगे और ऐसा हो जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन क्या होगा कि जैसे हम जब बात करते हैं किसकी, ये एक्साइज ड्यूटी की, तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पेट्रोल एंड ऑल और इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे पेट्रोल, ठीक, डीजल, ठीक है, गैस, ठीक है, गैस मतलब यहां पर सीएनजी, एलपीजी, इस तरीके की जो गैसेस हो गई, इन गैसेस के ऊपर राज्य सरकार अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है। यानी कि एक्साइज ड्यूटी वहां पर जो होगी ना, वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। जैसे पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी एमपी में कुछ और हो सकती है, राजस्थान में कुछ और हो सकती है, महाराष्ट्र में कुछ और हो सकती है। तो प्राइस वेरिएशन कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एमपी के पेट्रोल प्राइस में, राजस्थान के पेट्रोल प्राइस में, या महाराष्ट्र के पेट्रोल प्राइस में, या यूपी के पेट्रोल प्राइस में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, अंतर आ रहे हैं। वो अंतर क्यों आ रहे हैं? वो अंतर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक अलग सा एक्साइज ड्यूटी सिस्टम होता है। उसी एक्साइज ड्यूटी सिस्टम के तहत ये टैक्सेस वेरी होते हैं, जनरली चेंजेस होते रहेंगे इनके अंदर। ठीक है, इसलिए वो कभी भी समान नहीं हो पाते। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे, आईजीएसटी अपने हिसाब से अलग लग जाएगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब हम ये बात कर रहे हैं केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो टैक्सेस होते हैं, ये दोनों टैक्सेस 50-50% लग जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो टैक्सेस हैं, कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये 50-50% लगते हैं। और आईजीएसटी आपका 100% इंप्लीमेंट हो गया, जो कि केंद्र सरकार के पास गया है। केंद्र सरकार बाद में इसको क्या करेगी? डिवाइड कर देगी। जिस राज्य के पास में जितना टैक्स जाना था उसके पास में उतनी वैल्यू उसकी पहुंच जाएगी। जैसे प्रोडक्ट बनाया था एमपी ने, बिका महाराष्ट्र में, दोनों का योगदान है प्रोडक्ट के कंप्लीट सप्लाई में। सप्लाई चेन जो कंप्लीट हुई है, उस सप्लाई चेन में दोनों स्टेट्स का योगदान है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा कि ये टैक्स क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा टैक्स को अलग अलग। दीज आर द टू फॉर्म। और ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जीएसटी पर किस तरीके के, जैसे फ्रांस जो था, हमारे पास जो मॉडल है अभी, हमारे पास जो इंडिया में मॉडल है, वो मॉडल भी कौन सा है? फ्रांस का ही मॉडल है। हमने जो हम मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास में, दैट इज फ्रेंच मॉडल। जो टैक्स का जो मॉडल है दैट इज फ्रेंच मॉडल। ठीक, अब इसी के अंदर क्या होता है, इसी जीएसटी के कुछ स्लैब्स बने हुए हैं। जीएसटी स्लैब्स, जीएसटी स्लैब्स हमारे यहां पर कौन कौन से बने हुए हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये कुछ हमारे पास में स्लैब है जीएसटी के, 0, 5, 12, 18, 28। अब जैसे सपोज करिए, अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा 0%, 5, 12, 18, ये परसेंटेज जो स्लैब्स हैं। 0% ये किस प्रकार के प्रोडक्ट पर? नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, नेसेसिटी गुड्स। रोजमर्रा की वस्तुएं, दूध हो गया, ठीक है, या जो मतलब जिनको हम जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह इन केसेस में रखते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्जियां वगैरह, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? 0% का जीएसटी स्लैब आता है। नेसेसिटी गुड्स, ठीक, जो बिल्कुल एकदम बेसिक नेसेसिटी होती है, वो जीएसटी के अंदर 0% जीएसटी के अंदर चली जाती है। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा? 5% के अंदर
इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें रूटीन आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, एक फैमिली रूटीन आइटम्स जो हैं, रूटीन गुड्स, उनकी जनरली यहां पर बात आ जाती है, रूटीन गुड्स की। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर हम होटल में खाना खाने गए तो हमें 5% वहां पर जीएसटी देना है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो, जैसे यहां पर अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, उस प्रोडक्ट को अगर थोड़ा सा क्या कर दिया गया, प्रोसेस्ड कर दिया गया, तो वो किस में चला जाएगा, रूटीन में चला जाएगा, रूटीन गुड के अंदर आ जाएगा, 5% जीएसटी पे आ जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड कर देना, प्रोसेस्ड गुड। यहां पर तो अनप्रोसेस्ड है, यहां पर अनप्रोसेस्ड है, और यहां आके प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, प्रोसेस्ड गुड हो गया। जैसे प्रोसेस्ड मिल्क, ठीक, या पैकेट कोई गुड आपने अल्टीमेटली अगर कोई है आपके पास में, तो वो यहां पर चला जाएगा प्रोसेस्ड के अंदर। उसके अलावा 18% यहां पर हम, जैसे कॉस्मेटिक्स आइटम्स हो गए, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हो गया। कॉस्मेटिक्स के अलावा अगर हम यहां पर बात करें, सर्विसेज हो गई, जैसे स्कूल फीस वगैरह, इन जनरल प्राइवेट स्कूल फीस वगैरह, या इस तरीके की कुछ सर्विसेज जो जनरली हम यूज लेते हैं डेली रूटीन में, उन पर अगर हम आए तो वो 18%। उसके साथ साथ पैक्ड अगर कोई आइटम है, पैक्ड गुड, तो वो भी किस में आ जाएगा, ये 18% ऑफ जीएसटी स्लैब के अंदर आ जाएगा। और 28% के अंदर लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स यहां जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ सकता है 18%, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकता है, लेकिन 28% भी मिल सकता है, लेकिन कब, जब वो किस तरीके का हो, इंपोर्टेड गुड हो। इंपोर्टेड गुड, ठीक, इंपोर्टेड गुड हो गया। या इसके अलावा कुछ ऐसे गुड जो जनरली जैसे थोड़े से गलत माने जाते हैं, अवैध माने जाते हैं, जैसे बीड़ी पत्ता, बीड़ी पत्ता, तेंदुपत्ता, इन जनरल केस में 28% के जीएसटी स्लैब में वो जाता है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और उस तरीके की चीज होगी, वो भी 18%, 28%, 18%, 28%। अगर कोई चीज देश में ही बनी हुई है, कंट्री मेड अगर बना हुआ है, मेड इन इंडिया आइटम है, तो वो 18% की जीएसटी स्लैब में आ जाएगा। और अगर कोई फॉरेन गुड है, फॉरेन कोई ड्रिंक है किसी तरीके की, सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो 28% ऑफ जीएसटी स्लैब के अंदर आ जाएगी। अब इसमें भी ये तो जीएसटी के अंदर आने वाली, ये तो स्लैब वाले आइटम हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें आउट ऑफ जीएसटी, अगर हम देखें गुड्स को, तो ऐसे गुड्स की बात करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं, ठीक, जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल जनरली नहीं होता। ठीक है, कोल, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हो गया। या इसके अलावा जैसे स्मोकिंग आइटम्स, सिगरेट्स, शैरोट्स, इस तरीके के जो आइटम्स हैं, लिकर प्रोडक्ट हो गए, ठीक, वाइन, विस्की, इन ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जनरली जीएसटी नहीं होता है, यहां जीएसटी लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर जीएसटी लागू हो जाए तो इनके ऊपर जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो कभी भी 28% से ज्यादा नहीं हो पाएगा, 28% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह इन सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत हाई परसेंटेज में यहां पर टैक्सेस जो है वो वसूला जाता है, बहुत बड़े नंबर पर यहां पर टैक्सेस वसूलती है गवर्नमेंट। इसलिए जनरली यहां पर कभी भी इसको टैक्स के स्लैब में नहीं रखते। जैसे कि मान लो हो सकता है 40% तक का भी एक टैक्सेस वसूला जाता है, 40, 45, 100% तक भी है कुछ गुड्स के ऊपर। तो इतना टैक्सेस जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने का काम करता है। तो अगर इन्हीं प्रोडक्ट पर अगर जीएसटी रख दिया जाए, इन प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं उस केस में, और सरकार का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो डिक्रीज हो सकता है, वो कम हो सकता है, और सरकार ऐसा कभी चाहेगी नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कभी भी इनको जीएसटी के स्लैब में नहीं रखा हुआ है या नहीं रखा। क्यों? ताकि रेवेन्यू कम ना हो, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इनको जनरली जीएसटी से आउट रखा जाता है।
ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं, एक्साइज इसके ऊपर लग जाएगा, बट ये जीएसटी से हमेशा क्या चलेंगे, आउट ही चलेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इंप्लीमेंट हो रहा है 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी एक्ट 2016 के तहत विजय गिलकर कमेटी के तहत आया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इसकी बात चल रही थी। फ्रांस के मॉडल को हमने कॉपी किया, पहला कंट्री भी यही है। असम पहला राज्य था जिसने पास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके एक रेगुलेटर के रूप में काम करती है। मैनेजर जीएसटी काउंसिल, कलेक्शन सीबीआईसी, अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर और वन नेशन वन टैक्स इज द टैगलाइन ऑफ जीएसटी। और टाइप्स 3 तरीके के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हमने देखे किस किस तरीके से वो लगेंगे ये हमारे सामने। और जो जीएसटी के पर्टिकुलरली स्लैब्स हैं कॉमन फॉर्मेट में, वो स्लैब्स हमारे पास में ये वाले हैं। इस तरीके से हमने ये 3 चीजें यहाँ पर अभी कवर की हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब ये सारा किसके अंदर आया, ये सारा आया है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स में हमने इनकम टैक्स की बात कर ली और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने जीएसटी कलेक्शन की बात कर ली। वहीं अगर अब जैसे ये हमने जब रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो रेवेन्यू में दो चीजें तो ऐसे थी। अब अगर तीसरा अगर यहां पर अगर हम देखें बात करें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो हो सकता है। जब हमने बात की थी रेवेन्यू की तो हमारे पास 2-3 बातें आई थी, एक तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेट रेवेन्यू, नॉन डेट रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू हमने देख लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, फीस एंड पेनाल्टी। टैक्स नहीं होता लेकिन वसूला जाता है, फीस एंड पेनाल्टी टैक्स नहीं होता लेकिन वसूला जाता है। तो फीस एंड पेनाल्टी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स का मतलब सरकार के पास में कहीं अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है पीएसयू वगैरह से, जो भी गवर्नमेंट के पास में डिविडेंड आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आता है। चाहे आरबीआई से आए, चाहे किसी पर्टिकुलर पीएसयू से आए, चाहे कहीं किसी कंपनी से आए, डिविडेंड के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जो भी अर्निंग आ रही है वो अल्टीमेटली एक तरीके का नॉन टैक्स रेवेन्यू मानी जाएगी। इसके अलावा रिसीट्स ऑफ यूटी, यूटी का मतलब यहां पर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनका भी जो टोटल कलेक्शन होता है वो टोटल कलेक्शन किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास ही जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में जाएगा। तो रिसीट्स ऑफ यूटी, केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी प्राप्ति होती है वो सारी प्राप्ति, जैसे राज्य सरकार भी तो राज्य के पास ही रहेगी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, वो डायरेक्टली फाइनेंस उनका किसके अंडर कंट्रोल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होगा। तो वहां से इसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, वहां से जनरली इसकी बात की जाती है। 279A की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 279 पार्ट ए, जैसे जीएसटी जो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 279A में, यहां पर हम जीएसटी की बात करते हैं 279A पे, तो उसमें क्या है, उसके तहत ये यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनको अलग से रखा हुआ है कि इनका जो टोटल कलेक्शन होगा वो भी कौन कलेक्ट करेगा, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगी। ठीक, इसके अलावा किसी भी तरीके का जैसे कोई आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है फीस एंड पेनाल्टी, ये सब भी अल्टीमेटली नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आए। ठीक है, अदर्स, इसके अलावा जो भी कुछ हो गया, किसी भी तरीके की ऐसी चीज जो टैक्स नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के पास एज अ इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है, तो उसे हम क्या मान सकते हैं, एक तरीके से ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हम इसको मान लेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये तो दोनों किसके पार्ट हो गए, ये दोनों पार्ट हो गए रेवेन्यू के। एक दूसरा हमारे सामने आया था कैपिटल। जब हमने कैपिटल रिसीट की बात की थी, कैपिटल रिसीट की हमारी बात हुई थी, तो कैपिटल रिसीट में भी हमने 2 नाम देखे थे। एक नाम हमारे पास आया था डेट रिसीट और एक नाम हमारे पास में आया था नॉन डेट रिसीट। डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट, ऋण और गैर ऋण। डेट का मतलब उधार लेना, ऋण, और नॉन डेट का मतलब गैर ऋण। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे फंड्स जो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, बोरोविंग्स, तो वो कहां चली जाएंगी, डेट फंड्स में। ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर
बोरोविंग्स, ठीक है, बोरोविंग्स यहां पर आ गई। इसके अलावा मार्केट लोन, एक ही बात हो गई, बोरोविंग बोल दो, मार्केट लोन बोल भी सकते, ये भी बोल सकते इसको। प्रोविडेंट फंड, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा रिसीट्स या बायबैक हम बोल सकते हैं इसको, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और अदर्स। इसको हमने एक तरीके से, ये हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, डेट रिसीट्स कि बोरोविंग्स, कितनी बोरोविंग्स है सरकार ने, किस सरकार से, सॉरी किस कंट्री से, कहां से कितना पैसा उधार लिया है, वो उधार इसमें आ जाएगा। मार्केट से आपने कितना पैसा लिया हुआ है, बैंकों से आपने कितना पैसा लिया हुआ एज अ लोन। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, भविष्य निधि का मतलब समझिए, आपकी जब सैलरी आती है, सपोज करिए आपकी, जैसे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट के लिए या पर्टिकुलर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, और आपका पीएफ वहां से कट रहा है अगर सैलरी से, तो पीएफ कटने का मतलब, प्रोविडेंट फंड कटने का मतलब क्या हो गया कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा सरकार हर महीने काटती है और अपने पास में उसको रखती है, जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है। यानी कि तब तक के लिए सरकार ने ये हिस्सा जो है आपके पैसे का, आपकी अर्निंग का, इसको अपने पास में एक तरीके से आपसे उधार लिया है, जो कि आपको रीपे कर दिया जाएगा ऑन योर रिटायरमेंट टाइम। ठीक, तो अल्टीमेटली वो भी एक तरीके का क्या माना जा सकता है, बोरोविंग मानी जा सकती है। सरकार ने आपसे उधार ले लिया पैसा, आपको पैसा वापस लौटा देंगे, दैट इज अ प्रोविडेंट फंड। एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब यही, किसी दूसरे देश से किसी चीज की सहायता लेना, फंड्स दूसरी तरफ से कमाना, वहां पर सिक्योरिटीज वगैरह को इस तरीके से बायबैक करना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज हमने मार्केट में बेची हुई थी उन पर बायबैक लेना, ठीक है। एक तरीके से कस्टमर्स को लालच देना इस बात का कि वो सिक्योरिटी जो आपने खरीदी हुई पहले, या आपको आपने वापस रिटर्न कर दी, हम उसको वापस आपको सेल करना चाहते हैं, सेल करते हैं, उसके बदले में आप हमें फंड्स दे दीजिए, तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनको हम क्या मानते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएगा, नॉन डेट में वो जो जनरली सरकार ने किसी तरीके का, यानी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट नॉन डेट रिसीट जो है, नो नीड टू पे, आपको ये रीपे नहीं करना है। जो चीज रीपे करनी है वो तो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब तो आपको रीपे करना है, आपने लिया है किसी से तो आपको दोबारा इसको वापस से देना है। लेकिन जहां हम बात करते हैं नॉन डेट की, यहां हमें इस चीज को रीपे नहीं करना होता, नो नीड टू रीपे। जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपके लोन होते हैं, जो आपके एडवांसेस होते हैं, उन सब की रिकवरी, वो अल्टीमेटली किसके अंदर आएगा, नॉन डेट में आएगा, क्योंकि उसे आपको रीपे नहीं करना है। आपने लोन जो दिया था मार्केट में किसी को, किसी स्टेट को या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, बैंकों ने जो लोन दिया होता, उसको रीपे अगर आप कर रहे हैं, तो आप दोबारा उसके ऊपर आपको, मतलब उसका जो एक तरीके से आप रिकवरी कर रहे हैं, उस रिकवरी पे आपको रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या बोल दिया जाएगा, नॉन डेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर, जैसे ऑक्शन हो गया, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एसेट का ऑक्शन हो गया, ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, इसको भी आपको रीपे नहीं करना है, जो पैसा आएगा वो आपके पास आ जाएगा एज अ कैपिटल बनकर। तो ये इस तरीके की, जो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिन पर गवर्नमेंट को नो नीड टू रीपे, नो नीड टू रीपे, ठीक है।
तो इसको हम क्या मान लेते हैं, डेट और नॉन डेट रिसीट। ये दो तरीके के कैपिटल रिसीट्स जनरली आते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिए, एक तो हमने टैक्स रेवेन्यू की बात की और एक हमने कैपिटल रेवेन्यू की बात की। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा टोटल बजट बनता है। हमारे पास जो फंड्स आते हैं बजट के, वो यहीं से निकल कर आते हैं। ठीक, तो दिस इज अ टोटल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हम जो भी हमारी बात होगी दैट वुड बी ऑन इन्फ्लेशन। तब तक आपको टैक्सेशन सिस्टम समझना है, जो डेफिसिट्स है उनको थोड़ा सा देखना है। उसके बाद फिर हम इन्फ्लेशन या जनरल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी एक थोड़ी सी एक जनरल स्टडी देखेंगे, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।